मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के उन क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम क्या समझते थे कि जब कोई लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस यानी एक ऐसा सरफेस जिससे लाइट पास ना हो और वो थोड़ा शाइनी हो, किसी भी ओपेक सब्सटेंस से जब लाइट पड़ता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो नॉर्मल है उससे वो जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा था उतने ही एंगल पे दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता था, लाइट वापस आता था, बाउंस बैक होता था, और सामने वाली मीडियम जिससे लाइट टकरा करके वापस आ रही थी वो ओपेक होता था, यानी वो लाइट को पास होने की परमिशन नहीं दे रहा था। उस केस में लाइट वापस आता था। ये केस रिफ्लेक्शन का हुआ। रिफ्रैक्शन इससे कैसे अलग है? ये रिफ्लेक्शन था REFLECTR, बस यही स्पेलिंग में और से कंडीशन फर्क हो जाता है। यही अगर इस पॉलिश नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो अगर लाइट इस पर पड़ती और इसी तरीके से ऑब्लिक्वली मतलब कुछ एंगल में पड़ती, तो उस केस में ये लाइट अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, ये ओपेक नहीं होता, तो ट्रांसपेरेंट का हम मतलब समझते हैं ट्रांसपेरेंट वाला जो लाइट पास है, तो वो लाइट सीधा सीधा पास करके आगे नहीं निकलती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट का डायरेक्शन डिपेंड करता है उसके स्पीड पे। वो जिस मीडियम में है उसमें उसका स्पीड कैसा है, और अगर उसका स्पीड को बदल दिया जाए तो उसका डायरेक्शन भी बदलता है। ठीक है, मान लीजिए वो सरफेस है, तो इस तरह से हम पूरे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसके भी नॉर्मल ड्रॉ करके देखते हैं हम। ये लाइट इस सरफेस की हो गया नॉर्मल, तो अगर मान लीजिए ये लाइट इधर से आ रही है, ये हमारा इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट अगर इधर से आ रही है, इंसिडेंट है मतलब यहाँ वो ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई खड़ा है जिसे हमें देखना है, तो यहाँ कोई खड़ा है जिसे हम देख रहे हैं, तो ये जो लाइट है इस पर से आ रही है, कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? जब उससे लाइट टकरा करके आ रही हो। अदरवाइज अगर वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्टली उसका लाइट हमारे आंखों पे आ रहा है। तो जो लाइट हमारे तरफ आती है किसी एक बॉडी से, तो हमारे आंखों पर पड़ती है, तब जाकर के हमको इंसान दिखना शुरू होता है या वो बॉडी दिखना शुरू होता है, जब लाइट उसके ऊपर से हमारे आंखों पे आए। तो जब लाइट यहाँ से हम कहाँ मौजूद है? हम इस साइड मौजूद है फिलहाल, तो लाइट इस साइड आ गया हमारे आइस के डायरेक्शन। जब ये हमारे आइस से पड़ेगी तब हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और वो भी उस पाथ के सामने दिखाई देगा जो हमारे आंखों पर पड़ेगी। जब लाइट यहाँ से आ रहा है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल दरवा की तरफ इंसिडेंट रे ही कहलाता है। बट इस बार सीधा पास करके या वापस न जा करके, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। अब मीडियम बदलने का मतलब, और मीडियम बदलने से क्या असर होता है? मीडियम बदलने का मतलब है कि सेम टाइप के ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं होना। और सेम इनमें डिफरेंस क्यों होता है? डिफरेंस आता है इसके अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि शायद ये सब्सटेंस जो है बगल वाले जिस दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम को देख रहे हैं, शायद ये सब्सटेंस उससे ज़्यादा भारी होगा। बट जब हम डेंसिटी चेक करते हैं तो पता चलता है ये उससे हल्का है। जो हमको दिखने में पार्टिकल्स उससे क्लोजर दिख रहे हैं, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स हो सकते हैं क्लोजर, बट उसके एटम्स उतने भारी नहीं हैं। और इसके पीछे का कारण है उनके एटम्स का अरेंजमेंट या वो एटम्स जिससे बने हुए हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि दिखने में वो हमको ज़्यादा डेंसर दिखते हैं, बट मास उसका कम होता है। तो ये जो दिखने में वो पार्टिकल्स ज़्यादा भारी दिखते हैं बट होते हैं वो हल्के, जैसे कि हम लोग को केरोसिन ऑयल वगैरह जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है देखने में, अगर हम डायरेक्टली एक साथ कंपेयर ना करें तो ऐसा लगता है कि शायद वाटर से ज़्यादा भारी होगा केरोसिन, क्योंकि हम फील करते हैं केरोसिन ज़्यादा ईजिली मूव नहीं करता, तो हमको लगता है शायद वो भारी होगा। बट जब मास डेंसिटी चेक की जाती है तो केरोसिन वाटर से हल्का निकलता है। तो आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टी है या वो क्या है जिसके हिसाब से वो हल्का है? वो ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन या दूसरे ऑयल्स की जिसमें पार्टिकल्स भी थोड़ा ज़्यादा क्लोज अटैच्ड हैं, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। और ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब कि वो लाइट को कितने अच्छे से पास करने नहीं दे रहा, यानी लाइट को कितना रोक रहा है, उसके पार्टिकल्स कितने क्लोजर है लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। तो जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर, जैसे कि अब एग्जाम्पल लिए हम लोग समझते हैं, इसके अलावा भी जैसे एयर के अलावा जो ग्लास है, वो ग्लास एयर से ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है। और उसी तरीके से ग्लास डेंसर का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है ग्लास में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड होगी उनके पार्टिकल्स द्वारा। मतलब ग्लास में लाइट उतने अच्छे से, उतना फ्री या उतना ज़्यादा स्पीड में पास नहीं कर पाएगा जितना एयर में कर पा रहा था।
एयर एक्चुअली सबसे, अगर किसी मीडियम की बात करें, किसी मैटर की बात करें, तो एयर सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने वाला मीडियम आता है। इसके बाद बाकी सारे एयर के अलावा वाटर, आइस, फिर दूसरे ऑयल्स, सॉलिड में जितने ज़्यादा सॉलिड होंगे ऑब्स्ट्रक्शन उतना ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो होता है हमारे डायमंड्स के अंदर, ठीक है। और डायमंड जैसे जो दूसरे भी ज़्यादा हाईली लाइट के डेविएशन करने वाले, लाइट को उसका डायरेक्शन को डेविएट कर देने वाले जितने भी दूसरे मीडियम हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी केवल लाइट कितना बदलेगा अपना रास्ता उसके बारे में बताता है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सपोज कि ये एक ग्लास या वाटर है और लाइट जो आ रहा है, ऑब्वियस बात है इंसान हवा में ही खड़ा होगा। हवा में मीन्स वो ऐसे जगह रख रहा है जिसके चारों तरफ एयर है, एयर लाइट जो उसके पास आ रही है वो एयर से आ रही है। अब यहाँ आने के बाद क्योंकि डेंसर मीडियम में जाता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो लाइट का रिजल्ट ये होगा कि लाइट की स्पीड घट जाएगी। वो स्पीड घटने से असर ये होगा, स्पीड घटने का मतलब जो डिस्टेंस है या जो हम कह रहे हैं एंगल, पहले इतना था, अगर मान लीजिए मीडियम बदलता नहीं, सेम मीडियम रहता तो वो इसी पाथ में आगे निकलते रहता इतने एंगल से। लेकिन यहाँ पे मीडियम बदल रहा है, ये सब अगर मान लीजिए यहाँ पे सेम ही मीडियम होता है, ये एयर था और मान लीजिए कोई पतला सा हम लोग इमेजनरी लाइट में यहाँ भी अगर एयर ही होता हम ध्यान करेंगे तो लाइट सीधा सीधा ही लगभग ट्रैवल करके आता, मतलब इसी डायरेक्शन में आता। और अगर हम यहाँ खड़े होते तो हमको ऑब्जेक्ट ठीक यहाँ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट अपना डायरेक्शन बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग वाटर के अंदर मौजूद है और वहाँ से देख रहे हैं, वाटर के अंदर से किसी बाहर की चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि वाटर इससे अलग डेंसिटी है तो ऑब्वियसली बात है इसमें स्पीड डिक्रीज होगा। और जितना स्पीड डिक्रीज होगा ये एंगल उतना क्लोज आने लग जाता है नॉर्मल लकड़ी से। और क्लोज आने की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है उसके एक्चुअल पोजीशन में आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े, हमारा आइज यहाँ है, तो अब ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट वो रेज जो मेरे आंखों में पहुँच रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रेज के सामने दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट मुझे कुछ इस जगह पे दिखाई देगा, ये एपरेंट पोजीशन हो गया, रियल पोजीशन नहीं है। मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ दिखने लग जाता है। ये तो बात हो गई केवल एक बार रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ डबल रिफ्लेक्शन हो जाए, जैसे कि हम लोग ग्लास स्लैब वगैरह के केस में पढ़ते हैं, अगर डबल रिफ्लेक्शन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से इरेज करके देख लेते हैं। इस केस में क्या होगा, ये सिंगल केस के लिए था, मैं डबल केस के लिए दिखा देता हूँ। डबल केस में कुछ ऐसा हो रहा है, एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अभी मैं दिखाता हूँ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कैसे होता है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्री है जो यहाँ है, लाइट वहाँ से ट्रैवल करके आ रही है, मैं इस साइड खड़ा हूँ, मेरी आइज यहाँ कहीं है, ठीक है, ये है मेरा आइज का पोजीशन। लाइट इस तरीके से ट्रैवल करके आ रही है ऑब्लिकली, मतलब कुछ एंगल पे। ये पॉइंट जहाँ पे पड़ती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हम ऑलरेडी जानते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही हमेशा नॉर्मल लाइन ड्रॉ होगा। नॉर्मल लाइन मतलब हमेशा एक 90 डिग्री का लाइन इस सरफेस, जिस सरफेस पे पड़ रहा है उस सरफेस अगर टिल्टेड है तो उस हिसाब से 90 डिग्री ड्रॉ होगा। लेकिन 90 डिग्री की लाइन हम नॉर्मल लाइन, ये एंगल फिर से एंगल आई कहलाएगा क्योंकि इंसिडेंट पे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी और किया कई बार धोखा देने के लिए दिया जाता है एंगल, या पूछा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लोग ये एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ग्लास जब मैंने कहा तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, पार्टिकल्स क्लोज है, तो रिजल्ट ये होगा कि जो लाइट से सीधा जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, वो यहाँ डायरेक्शन बदलेगा। और बदलेगा किस तरफ, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर है तो स्पीड घटेगा और स्पीड घटेगा मतलब एंगल भी घट जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से 100% कम ही होगा क्योंकि डेंसर बन रहा है। अब यहाँ पे फिर से आजाद होने वाला है। देखिए ग्लास में मतलब क्या है, पार्टिकल्स क्लोजर, और जब किसी क्लोजर चीज में किसी को ट्रैवल करने का मौका दिया जाता है, जब ज़्यादा क्लोजली पैक्ड चीज में दौड़ने का मौका दिया जाता है तो वो स्लो हो जाता है। जैसे अगर हमको एक पूरी तरीके से पैक्ड ग्राउंड में अगर दौड़ने बोला जाए और कंपेरिजन में फ्री ग्राउंड में, तो ऑब्वियस सी बात है फ्री ग्राउंड में हमारा स्पीड ज़्यादा होगा और पैक्ड ग्राउंड में स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लाइट के साथ भी होता है, वो लाइट का स्पीड डिक्रीज करता है। लेकिन वन सेकेंड ये जब फिर से बाहर आने वाला है इस मीडियम में जहाँ हम फिलहाल मौजूद है एयर में, तो इसका स्पीड फिर से बढ़ेगा और उतना ही हो जाएगा जितना था, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर स्पीड उतना ही होगा तो एंगल भी ये उतना ही हो जाएगा जितना एंगल ये था। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस और
सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये दूसरी बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि लाइट का नॉर्मल के क्लोज आना, लाइट का पाथ से डेविएट कर जाना ड्यू टू चेंज इन मीडियम और चेंज इन स्पीड इन अदर मीडियम, ये होता है रिफ्रैक्शन। लाइट पास तो करेगा लेकिन उसके पाथ में थोड़ा चेंज आ जाता है। इस केस में ये जो लाइट रे बाहर आएगा और ये जो लाइट रे पहले जा रहा था, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल था तो ये दोनों ही पैरेलल हो जाएगा, और उस केस में ये लाइट रे जब मेरी आंखों पर पड़ेगा मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा कुछ इस जगह पे, ऐसा। ये अपरेंट पोजीशन होगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ, देखिए हमारा, तो उसके एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन में एक गैप दिखता है जिसको हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि साइड वाइज बढ़ता। ये तब होता है जब कुछ एंगल पे रख दिया गया, लेकिन यही चीज एकदम ठीक सामने रखा गया होता, अगर एंगल 90 पे रखा गया होता तो इसके लैटरल डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं दिखाता, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता, ये थोड़ा क्लोजर दिखाई देता। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट सपोज एक्जैक्टली 90 डिग्री पे ही होता, यहीं पे 90 डिग्री पाथ पे ही, तो वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होता है। इस बार बोली हम नहीं लगा रहे, वो इक्वली होता है, बट जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो उससे कम नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, माइनस में नहीं जाएगा। रिजल्ट ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट किसी पाथ में लेकिन वहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा क्लोजर दिखाई देगा। जो आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा, जब भी आप किसी चीज़ को पानी में देखिएगा, अगर ठीक ऑब्लिकली देखिएगा तो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है उसके अंदर, और वही अगर आप थोड़ा सा टिल्टेड देखिएगा, मतलब एक्जैक्टली परपेंडिकुलर ना देख करके थोड़े ऑब्लिकली कुछ एंगल पे देखिएगा तो आपको थोड़ा सा पाथ डेविएट दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए एक ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ठीक सामने अगर मैंने उंगली रखी, अगर 90 डिग्री पे एक्जैक्टली मैंने रखी है तो मेरा उंगली ठीक इसके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ एंगल पर टिल्ट कर दूँ तो यू कैन फील नाउ, यू आर एबल टू सी दैट दोज पार्ट्स ऑफ द फिंगर विच इज एक्चुअली सीन आफ्टर रिफ्रैक्शन गेट लैटरली डिस्प्लेस्ड बाय सम वैल्यू। आपको दिख रहा है जितना ज़्यादा मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ, ये उंगली का पोजीशन उतना ज़्यादा बीच का जो पार्ट है वो मूव कर जा रहा है। ये जो पोजीशन उसका एक्चुअल पोजीशन जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ से जितना मूव कर जा रहा है, दिस इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और वही हम 90 डिग्री पे देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं दिख रहा, वो क्लोजर दिखाई देता है। ओके, दिस इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट एंड फाइनली इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ मीडियम while traveling from one transparent medium to another is known as refraction. Okay, अब ये रिफ्रैक्शन के ऊपर भी 2 लॉ है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था रिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ पे भी 2 लॉ है। पहला वही लॉ है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, सभी हमको एक ही प्लेन में दिखाई देगा। हमको कोई 3 डायमेंशनल एज्यूम करने की जरूरत नहीं कि लाइट ऐसा था, उसको यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल प्लेस करते हैं। ये सारा एक ही प्लेन में हमको नजर आ जाता है। हम किसी एक प्लेन में खड़े होकर के उसको पूरी तरीके से सारे पार्ट्स को क्लियर देख सकते हैं। और दूसरा लॉ ये होता है कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर एग्जांपल एयर ग्लास ले रहा हूँ तो एयर ग्लास, या एयर वाटर ले रहा हूँ तो एयर वाटर, कोई भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मतलब उन दोनों के बीच में लाइट का जो चेंज होने वाला है, डेविएशन होने वाला है किसी भी एक कलर के लाइट के लिए, उसमें इस एंगल और इस एंगल यानी आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन वैल्यू का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, एक फिक्स नंबर होगा। मतलब ये है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा वही 2 पेयर के लिए, तो रिफ्लेक्शन भी बदलेगा कुछ इस तरीके से कि ये रेशियो बराबर है। ये होता है सेकंड लॉ। इस लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसका भी एक खास हो जाता है। अब बात करते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमको एक ऐसी वैल्यू बताता है, इंडेक्स मतलब हमेशा रेशियो होता है या कोई नंबर, तो हमको एक ऐसा नंबर है जो हमको ये बताता है किसी भी मीडियम के बारे में कि वो कितना जो ऑप्टिकली डेंसर है, यानी कि लाइट का स्पीड उसमें कितना डिक्रीज कर जाएगा। और ये फाइंड आउट करने का एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जिसको हम V1 ले सकते हैं बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर मुझे सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, मुझे जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा मैं हमेशा उसी को उसका स्पीड नीचे रखूंगा। याद रखिए हमेशा जिसका पूछा जा रहा है उसका स्पीड हमेशा नीचे रखना होता है। अगर मुझे पूछा जाता है कि इस केस में
व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख करके स्पीड इन एयर बाय स्पीड इन ग्लास। और अगर लाइट यहाँ ट्रेवल कर रहा है लेकिन मुझे उल्टा पूछ दिया गया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो उस केस में एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास जो है, क्योंकि एयर का पूछा गया तो एयर में स्पीड नीचे आ जाएगा और ग्लास का, ये चीज हमेशा हमको ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी दो न्यूमेरिकल कर लेने की। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया है कि अगर ग्लास में स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो पता कीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पूछा गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके के मतलब एक तो अगर हमको कोई दो मीडियम है, दोनों के दोनों एयर के अलावा कोई अलग मीडियम, तो उस केस में हम उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, मतलब इस मीडियम का उस मीडियम का कंपैरिजन। और एक होता है जो हमेशा एयर के कंपैरिजन में लिया जाए, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा एयर यानी वैक्यूम के कंपैरिजन में लिया जाता है, यानी कि एक स्पीड फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ नहीं बताया गया किसके कंपैरिजन में है, तो मैं उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मानूंगा। तो मुझे ये स्पीड बताया गया कि ग्लास में जाने का स्पीड इतना हो जाता है, बताइए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में या सिंपली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, नहीं बताया गया किसके कंपैरिजन में, यानी एयर के कंपैरिजन में लेना है। तो स्पीड इन एयर एयर के कंपैरिजन में बोला जिसका पूछा गया है उसका स्पीड नीचे रखेगा ग्लास, जहां स्पीड इन एयर 3 × 10⁸ और ग्लास का 2 × 10⁸। ये जो रेशियो डिवाइड करके निकालेंगे इट इज 1.5। ये वैल्यू मुझे बता रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यानी कि स्पीड इतना टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। रिवर्स भी पूछा जा सकता है, आपको ये देकर के पूछा जा सकता है कि स्पीड कितना है, या कुछ ऐसे भी पूछा सकता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, सेम कंडीशन के लिए एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये भी पूछा जा सकता है। और ग्लास में आपको स्पीड दी गई है, एयर का स्पीड आपको पता है, दैट इज दैट केस आपको याद रखना है। एयर का पूछा गया तो एयर का स्पीड इस बार नीचे रखेंगे, जिसका पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको नीचे और जिसके कंपैरिजन में है वो ऊपर। उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम आएगी, 2/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.67 नंबर है, सबको यूनिट नहीं होगा, बट इस बार हमको दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू 1 से कम है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 से कम होने का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट उसमें डिक्रीज नहीं करेगी। जितना ज़्यादा नंबर है 1 से उतना टाइम्स घट जाता है, और अगर ये 1 से कम है यानी कि लाइट की स्पीड उतना वो स्पीड जो है उसके अंदर उस मीडियम में स्पीड वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ये है। अब इसके ऊपर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे कुछ इसके भी न्यूमेरिकल्स और कुछ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस के भी न्यूमेरिकल्स। ठीक है।